अनामिका पिछले 3 दशकों से साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय कवि, उपन्यासकार, आलोचक और अनुवादक। वसंत की शुरुआत होते ही एक भीनी बयार की तरह यह खुशखबर आई कि साल 2020 का साहित्य अकादमी अवार्ड अनामिका जी को दिया जा रहा है। ये अवार्ड उन्हें उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया जाएगा। अकादमी के 67 वर्षों के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कविता के लिए किसी महिला को सम्मानित किया जाए। अनामिका जी को लिखते हुए 3 दशक से ज्यादा समय बीता। अब तक उनके 6 कविता संग्रह, 7 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने आलोचना और फेमिनिस्ट डिस्कोर्स पर 3 किताबें भी लिखी हैं और विश्व साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया है। उनकी किताबों का रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी, जापानी, कोरियाई आदि भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। लेखन के लिए उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर सम्मान भी दिया जा चुका है। अनामिका जी के संपूर्ण रचना कर्म को अगर एक शब्द में कहना हो तो ऐसे कहेंगे, ग्लोबल सिस्टरहुड या वैश्विक बहनापा ही उनके संपूर्ण रचना कर्म का मर्म है। TV9 हिंदी के खास प्रस्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं अनामिका जी। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार तुम्हारा। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए। बहुत वेल डिजर्विंग और हिंदी कविता के लिए पहली बार पिछले मेरे ख्याल से 53 सालों के इतिहास में साहित्य अकादमी ने पहली बार किसी महिला कवयित्री को ये अवार्ड दिया है। तो ये बहुत खुशी की और बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। तो हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे और बहुत सारी गप भी मारने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरा पहला सवाल बहुत छोटा सा है और बहुत सिंपल सा कि आपका बचपन कैसा था? अपनी उस शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुई मनीषा, जो एक संयुक्त परिवार, बड़ा सा कम्यून ऑफ फ्रेंड्स ही था। एक तरफ मिथिलांचल और एक तरफ जिसको चंपकारण्य कहते हैं, पुराना तिरहुत प्रमंडल। एक तरफ सीता और दूसरी तरफ आम्रपाली, वो भी बज्जी संघ वाली जनतंत्र जहाँ पहली बार पनपा। तो जनतांत्रिक तो था हमारा परिवेश भी और परिवार भी। ऊंच नीच की घेरीबंदियां नहीं थी। सब एक चटाई पर बैठे हुए थे से बतियाते रहते थे और हृदय खोल के बतियाते रहते थे। मेरे माता पिता दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और दोनों साथ बचपन से साथ रहे थे, पढ़ते भी थे। दोनों परिवारों में बहुत, नाना दादा में भी बहुत ज़्यादा। तो उनका भी प्रेम विवाह था? हाँ, माँ पापा का भी प्रेम विवाह था और बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेम बना रहा, और उस तरह का प्रेम बना रहा जिसकी हम कल्पना करते हैं। प्रेम का मतलब क्या मनीषा, कि किसी के पास बैठो तो तुम्हारी जो भी संभावनाएं हैं वो अंदर से पूरी तरह से मुकुलित हो जाएं और तुम एकदम आराम महसूस करो। कभी ऐसा ना लगे कि तुम पर कोई हावी हो रहा है। तो इस तरह का माहौल मुझे देखना, मुझे समझ ही में नहीं आया कि कोई किसी पे हावी कैसे हो सकता है। शुरू के बहुत दिनों तक LIC का तुमने वो देखा होगा मोटिफ, योगक्षेम, वहाँ में हम दोनों हाथों से दिया दोनों तरफ से पकड़े रहते हैं। तो हम लोग जो मध्यवर्गीय स्त्रियां हैं, उनके यहाँ, तुम्हारा भी यही होगा, हमारा भी यही है, एक सुरक्षित और बतियाता हुआ, हंसता बोलता हुआ सा परिवेश था। और जहाँ वो एक ऐसा परिवेश था जिसने मेरे भीतर एक ऐसे परिवार की कल्पना विकसित की जो रक्त संबंधों और यौन संबंधों से गाइडेड नहीं होता है, बल्कि आत्मा के रिश्तों से गाइडेड होता है, मोटिव्स की समानता से गाइडेड होता है। हमारे यहाँ परिवार में सबसे ज़्यादा जकड़बंदी तब आती है जब हम खून और यौन संबंधों को ही अपने परिवार का नियामक मानते हैं। बंधु परिवार का, कम्यून का जो कॉन्सेप्ट है
कि जिससे भी हमारी आत्मा का छंद मिल रहा है, जिससे भी सहज बातचीत का नाता जुड़ रहा है, वो अपना है, पराया कोई नहीं है। ये जो बात है बुद्ध की ज़मीन थी, तो ये हमने कम से कम देखा अपने परिवेश में। पिताजी माँ दोनों साहित्य पढ़ाते थे, पिताजी कवि भी थे, तो रात में रोज़ अंताक्षरी का, उस समय हमें याद है बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था और बहुत ब्लैकआउट होता था, तो पापा अंताक्षरी हम लोगों से खेला करते थे, सारे मोहल्ले के बच्चों से, और समस्या पूर्ति भी एक होती थी। तो बहुत खेल, उस खेल में ही कविता लिखना मैंने सीखा, क्योंकि वो बना बना के हम लोगों को हरा देते थे। अगर वो भूल भी जाएं, कुछ कठिन सा भी आ गया तो बना के, बहुत हंसमुख थे पापा, तो वो बना देते थे। अब हम लोगों को लगे अरे ये तो बना देते, तो हम लोग भी कुछ कुछ बनाने लगे। मुझे याद आता है कि एक लकड़ी का चूल्हा होता था, पहले अंगनैया में रखा रहता था, तो ध से कुछ मेरे पास आया, तो अब मुझे क्या, कुछ ध से कुछ याद ही नहीं, कविता वविता कुछ भी। तो मैंने देखा कि धुआं उठ रहा है और फिर ऐसे झुक रहा है। हमारे मोहल्ले में एक कुबड़ी माई रहती थी, हमने कहा धुआं उठा ऐसे जैसे उठी कुबड़ी माई। तो पापा हंसने लगे, बोले ये तो ठीक है। तो ये अंताक्षरी कविताओं की होती थी। सिनेमा के गाने नहीं, मतलब अच्छे वाले सुनते थे। इप्टा के गाने बहुत याद कराए गए थे, पापा ने कराए थे, उस तरह के गाने सुन ले, मैंने चल जाते थे। लेकिन जिसका पोइटिक कंटेंट अच्छा हो, गाने भी तो कई तरह से होते हैं। सिनेमा के भी कुछ गाने हमेशा अच्छे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये सब कहाँ हो रहा था? मुजफ्फरपुर में। हाँ, मुजफ्फरपुर में हो रहा था। और पीपीएच की उन दिनों मोटर, वो एक तरह से वैन्स आती थी, पीपल्स पब्लिकेशन हाउस की किताबें, मोबाइल लाइब्रेरियाँ, और मुझे याद है कि सब घरों से लोग निकल के आते थे, किताबें ख़रीदते थे। तो ये एक अच्छा सा माहौल था, मतलब। और इस सारे माहौल के बीच में वो लड़की जो पहले कभी 5 साल की रही होगी, फिर 10 साल की, फिर 14 साल की, फिर 15 साल की, फिर 18 साल की, वो लड़की उस दुनिया से इतर अपनी एक अलग सी दुनिया में कैसी थी, और उसकी अपनी वो पर्सनल दुनिया कैसी थी? हाँ, मेरा मन करता था कि मैं और भी, जैसे मुसहरियाँ टंगी रहती थी हमारे यहाँ, मच्छर बहुत होते थे, तो लोग सड़क पर ही मच्छरदानी लगा के सो जाते थे। तो मच्छरदानी बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। उसका एक सिरा अमरूद के पेड़ पे बंधा होगा, दूसरा सिटकिनी से बंधा होगा, पता नहीं तुमने देखी है नहीं। तो मेरा बहुत मन करता था, जब हम लोग सुबह सुबह टहलने जाते थे, पापा सुबह उठ के हम लोग को टहलने ले जाते थे, और पापा केट्स उन दिनों कपड़े के जूते होते थे, पापा खुद बांधते थे सुबह 4 बजे 5 बजे। फिर हम लोग टहलने जाते थे, तो मेरा बहुत मन करता था मुसहरी उठा के देखूं अंदर कौन सो रहा है, क्या हो रहा है। तो रहस्य से पर्दा उठाना और जीवन में सबसे अंतरंग ढंग से गपशप करना, ये मुझे मेरे शहर ने सिखाया। और सबसे हृदय संवाद करना, मैं कभी औपचारिक हो ही नहीं पाई। ये हमारे शहर की ट्रेनिंग है कि मुझे उस तरह से शालीन बन के चुपचाप खाली औपचारिक बातें करना ही नहीं आया। जिससे रिश्ता बना, सच्चा बना, और अंतरंग हृदय संवाद का बना। ये मेरे शहर और मेरे परिवार की बहुत बड़ी खासियत। फिर आगे की पढ़ाई, कॉलेज वगैरह का कैसे, कहाँ? जब उसके बाद पिताजी वहाँ वाइस चांसलर हो गए, तो मेरे भाई जो यहाँ जेएनयू में पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि अब इसको यहाँ मत पढ़ाइए, बहुत मुश्किल होगी। तो फिर मुझे दिल्ली एडमिशन मेरा कराया उन्होंने। लेकिन पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो बहुत उनको लगा, और लेकिन हंसमुख भी थे, अपने प्यार छुपाते भी थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी घटना है कि वो मुझे पहुंचाने आए यहाँ हॉस्टल में। तो बचपन से वो एक बात कहते थे कि देखो बेटा, सुबह उठ के सोचो कि कोई भी दिन जीवन का अंतिम दिन हो सकता है, और कोई भी मुलाकात अंतिम हो सकती है, तो अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए। जब पापा पहुंचा के जा रहे थे हॉस्टल के गेट से पर, तो एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ था, वहाँ तोते बहुत रहते थे। तो कहने लगे क्या कि जब बहुत याद आएगी तो देखना ऊपर, ये तोतों का परिवार है, और जो सबसे बदमाश टाई टाई करने वाला हुआ तोता, कहना पापा है,
और जब सबसे कम खाने वाला मीठा सा तोता होगा वो सोचना माँ है, तो ऐसे हंसा के चले गए वो। उसके बाद जब जाने लगे तो पता नहीं बचपन की सुनी हुई वो बात मुझे याद आई कि कोई भी मुलाकात अंतिम हो सकती है। बस मेरा मन किया कि मैं ज़ोर से जैसे लिपट जाऊं। क्यों ये याद आई, और सचमुच वो मुलाकात मेरी अंतिम थी। पापा उसके बाद नहीं रहे, अचानक ही वो पहली बार आपको कॉलेज छोड़ के गए, उसके बाद से मैं उनके साथ रह नहीं पाई। तो इतना प्यार करने वाला आदमी अचानक तोते की तरह उड़ गया, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा आघात था। उसके उनके और सबसे अजीब बात हुई कि उसी मनस्थिति में 1 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। कहा गया कि पापा ये किस सन की बात है और आप किस क्लास में थे? 85 की MBA MA 85 एमफिल की बात। एमफिल आपका पूरा हुआ था? कर ही रहे थे, एग्ज़ाम के समय में था। तो उस समय की बात है। और ये अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। पापा ने पूछा था कि कोई तुम्हारी, उनको असल में आभास हो गया था कि जाना है। उन दिनों किडनी के चलते उनको हल्का बुखार रहने लगा था, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन उनको शायद ऐसा एहसास था कि जाना है, तो उनको लगा होगा। पूछा उन्होंने फ़ोन करके, रोज़ सुबह फ़ोन करते थे, बूथ था हमारे हॉस्टल में, उस पर कहा कि कोई ऐसा सोचते हैं कि तुम किसी के साथी के साथ रहो, मज़ा आएगा, कि किसी के साथ कोई लड़का देखते हैं तुम्हारा। हमने कहा पापा हमको तो शादी करनी नहीं थी, आप मुझसे दगाबाजी मत कीजिए। आप तो कहा था कि नहीं करेंगे, तुमको कभी कहीं नहीं भेजेंगे, तुम्हारे साथ दुनिया घूमेंगे। अब यही सब आप राहुल सांकृत्यायन की स्त्री घुमक्कड़ हमको बनाना चाहते थे और अब शादी करना चाहते हैं। मैंने ऐसे कहा तो पापा चुप हो गए, बोले कि कोई पसंद है क्या? हमने कहा अभी तो हम यहाँ आए ही हैं, अभी हमको तो अभी मौका ही नहीं मिला किससे गप करने का, तो कैसे हम कैसे। तो फिर पापा ने पता नहीं क्या हुआ, तब तक मेरे फादर इन लॉ भी थे, पापा के दोस्त ही रहे होंगे, वो भी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाते थे, दूसरी यूनिवर्सिटी में। तो पापा जब हॉस्पिटलाइज हुए अचानक हार्ट अटैक के बाद, तो ये लोग पापा से मिलने आए। वहीं शादी वादी ठीक हुई होगी, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं। मैं तो एग्ज़ाम दे के गई तो मुझे पता चला कि ये कहा जा रहा है कि पापा ने कहा था कि मेरे जाने का कोई सदमा मत ना, कोई जश्न मनाना जा रहे हैं, कोई ऐसी बात थोड़ी है, तो तुम लोग खुश रहना और शादी कर देना, इसके दिमाग में अभी कोई है नहीं, तो कर देना, दोनों मिलके करेंगे। और डॉक्टर थे ये भी उस समय इन्होंने बहुत पापा की सेवा की थी, बट बहुत दिनों तक, 4-5 दिन, जितने दिन पापा हॉस्पिटलाइज रहे थे। मैं सुनती हूँ, मैं तो पापा के जाने के बाद ही जा पाई, जो कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन देखा लोग कहते थे कि ये पापा, पूरा परिवार जो था वो पापा के सिरहाने खड़ा था। और माँ के बारे में लोगों ने कहा कि अगर तुम नहीं करोगी तो सब कुछ, माँ का डाइवर्जन नहीं होगा, माँ भी चली जाएगी। तो डर के मारे मैंने क्या सुजोग, उनकी अंतिम इच्छा थी, मैंने वो पूरी कर ली। तो ये विवाह जो है आपका उनसे, ये आपके पिताजी की इच्छा थी और ये उनके जाने के बाद हो गया, पापा ने जिसकी आपकी कोई तैयारी नहीं थी, कभी सोचा भी नहीं कोई था। नहीं, कुछ आप तो राहुल सांकृत्यायन की घुमक्कड़ स्त्री बनना चाहती थी और आप बन गई हाउसवाइफ। तो वो जो अचानक से दुनिया बदली, वो दुनिया कैसी थी? नई दुनिया अच्छी थी? क्योंकि वो भी टीचरों का परिवार था, यूनिवर्सिटी टीचर का। मेरी मदर इन लॉ भी अंग्रेज़ी ही पढ़ाती थी, ये लोग भी दोनों आदमी लिटरेचर पढ़ाते थे, वो लोग भी दोनों आदमी लिटरेचर पढ़ाते थे। तो बहुत वातावरण का अंतर नहीं था, घर में किताबें ही किताबें थी और कुछ खास और चीज़ चिंता नहीं होती। किताबों वाले घर में और किसी चीज़ की चिंता भी नहीं होती, तो मस्त रहते थे लोग, पढ़ते लिखते थे, वैसे गप करते थे, वो कोई बात नहीं थी। लेकिन तब है कि जो भी है एकदम अपरिचय था, तो हल्का हल्का वो एक एप्रीहेंशन था कि अब क्या होना है जीवन में, कैसे होना है, कन्फाइनमेंट का एक फियर भी था। लेकिन तब मैंने सुना कि पापा ये कह गए हैं कि इसको पढ़ाइएगा और इसका नौकरी करने से नहीं रोकिएगा। तो मेरे फादर इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ रादर, इस बात पे
सहमत रहे। और जब मुझे नौकरी मिली यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस समय तुम्हारे जिया जी पटना में ही पोस्टेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी करने आने दिया और उसके बाद फिर वो यहाँ एग्ज़ाम दे के आए। तो ये थोड़ा सा उनका एक अच्छा पक्ष था कि उन्होंने जो पापा ने उन लोगों को कहा था, उन लोगों ने मुझे कभी भी उसके लिए बांधा नहीं। कहने लगे ठीक है। वो उन दिनों के लिए रिमोट कंट्रोल मैरिजेस इतना होते नहीं थे, मतलब जो जहाँ रहता था वहीं चाहता था कि पत्नी भी रहे, लेकिन करीब साल भर ये रहे वहाँ, फिर यहाँ तक, क्योंकि उनको तो आते आते टाइम लग गया। बत्रा हॉस्पिटल ये आए उस समय इनके भाई का निधन हो गया कार एक्सीडेंट में, अमेरिका में। वो IIT का लड़का था, चला गया। तो फिर आधे 6 महीने 7 महीने घर में बहुत कमी सी रही, लेकिन बहुत उसके बाद फिर एक और भाई का इनके निधन हो गया। तो मैंने वो शोक, जो मैंने शोक की छाया नहीं देखी थी, सो अचानक 3 तरह से शोक से घिर के, उसके बाद गहरी एक जिम्मेदारी का एहसास। जब तक पापा थे तब तक मुझे पापा में से फुर्सत नहीं मिलती थी, किताबों से, गपशप से, लेकिन जब पापा चले गए तो मुझे अचानक लगा कि बाप रे, तो सबका घनघोर अकेलापन है, सबको मतलब नर्स, एक केयर एथिक्स का महत्व मुझे समझ में आया। और अपना आप होता है वो कहीं बैक सीट पा गया। ये हुआ। शादी, आपकी लिखने की शुरुआत कहाँ से और कब होती है? फिक्शन लिखने की शुरुआत जो मेरी होती है, कविताएं तो मैंने अंताक्षरी के समय ही लिखनी शुरू कर दी थी, और उन थोड़ा सा मज़ेदार ढंग से कहती थी। जैसे कि एक कविता इन दिनों की माँ बताती है, जाड़े का दिन, जैसे पापा समस्या पूर्ति देते थे, वो ट्रेन करते थे। हाँ। तो तुम बोलो, इक्वेशन की तरह बोलो, आगे क्या हो सकता है, कैसा होता है जाड़े का दिन। तो हमने कहा जैसे आपस की बात हो अधूरी, मतलब तुरंत ही ख़त्म हो जाता। तो पापा को लगा कि हम लिख सकते हैं, तो एक हरी रंग की बहुत मोटी कॉपी गणेश स्टोर्स होता था एक, वहाँ से ले आए। उन दिनों रिक्शे पर हम लोग जाते थे और पापा माँ की गोद में हम बैठ के गणेश स्टोर्स में, पहले धोबी की बही होती थी, उसमें लिखते रहते थे कुछ कुछ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा इधर उधर मत लिखो, फिर वो कहीं होगी भी वो कॉपी कुछ, क्योंकि भैया बहुत जल्दी हॉस्टल चले गए थे। तो किताबें और मैं और लोग जो आने वाले रहते थे, वो छोटे शहरों में बहुत अलग तरह से मिलते थे। मतलब वो लोग माँ पापा से बात करते थे, लेकिन हमसे उतनी अंतरंग संवाद हमसे नहीं हो पाता था। तो बाद में फिल्टर्ड नरेशन हम तक आते थे, जो सेंसर्ड भी होते होंगे, लेकिन परिवार के दुख सुख से, मतलब पूरे बृहत्तर परिवेश के और लोगों के दुख सुख से हमें फिल्टर्ड नरेशन बताया जाता था, सब कुछ नहीं बताया जाता था। घर के बगल में एक मज़ार था, वहाँ पर बहुत सारी औरतें सभी वर्गों की आती थीं। वेश्याओं के मोहल्ला, वहाँ का मुजफ्फरपुर का बहू बाज़ार भी बहुत ज़्यादा वो है, बहुत पूछू की वहाँ मंडी थी, कपड़े का बड़ा वो था, सेंटर था। खत्री और बंगाली और पंजाबी समाज बहुत था। तो उस तरह से बहू बाज़ार भी बड़ा उन्नत माना जाता था। तो वहाँ मेरा पहला यथार्थ से जो आंखें मिलाने वाला हुआ अनुभव, वो वहाँ हुआ था। बहुत तरह के लोग वहाँ मिले। और एक मेरे साथ क्लास में पढ़ती थी मासूमा नाज, उसको एक बार मौसी के घर के शादी हुई थी, तो मौसी के घर जाते हुए हमने देखा कि स्कूल ड्रेस पर जूता मोजा पर घुंघरू बांध के वो खड़ी है। उस मोहल्ले में हमेशा नाम पट्टी हमेशा औरतों की लगी रहती थी, तबला डुग्गी पर्दे के पीछे से दिखता रहता था। तो हमको उसकी आँख हमसे मिली, उसके बाद उसने स्कूल आना छोड़ दिया। ये घटना मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना थी। तब से उसके ही जीवन पर, उसके धीरे धीरे जब मेरी समझ बढ़ी, तो मेरा पहला उपन्यास उसी अनुभव पर है। हमने सोचा कि भगवान, अब वो बड़ी हो गई होगी तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती होगी। फिर ढेला बाई
जो हमारी नानी का घर छपरा हुआ करता था, वहाँ एक जोगनिया कोठी थी। वहाँ ढेलाबाई और महेंद्र मिसिर की कहानियाँ सुनते हुए मुझे लगा कि मुझे कुछ प्रश्न मेरे पीछे औरतों को लेकर, खैनी चूना, हमारे यहाँ लोक कथाओं में कहते हैं कि भूत आता है तो खैनी चूना मांगता है पीछे पीछे, तो प्रश्न मेरे पीछे खैनी चूना मांगते हुए पीछे पड़ गए। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर टटोलने में मैंने बहुत सारे चरित्र क्रिएट किए जो आधी कल्पना थे, आधा यथार्थ थे, और फिक्शन की ओर इस तरह से मैं आई उन्हीं प्रश्नों के उत्तर टटोलते हुए। बाद में जब यहाँ पढ़ने आई तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, वर्किंग वीमेंस हॉस्टल में तरह तरह के चरित्र मिले, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल वीमेंस हॉस्टल वो था, तो बहुत सारे देशों की स्त्रियाँ आती थी और उन सब की कहानियाँ, चूँकि गप करने की ट्रेनिंग थी, मतलब आदत थी हृदय संवाद करने की, तो और स्त्रियों में उतनी पर्देदारी होती भी नहीं है। अगर तुमको प्रेम और विश्वास है तुम्हारे मन में और आदर है सबके लिए, तो फिर लोग खोल देते हैं हृदय। तो बहुत सारी कहानियाँ हमारे भीतर ऐसे ही टहलने लगी, जैसे कि किसी अंधे कुएं में परछाइयाँ और अनुगूंजें टहलती हैं। तो अभी तक मुझे लगता है मनीषा कि मैं एक अंधा कुआं हूँ और ये कहानियाँ मेरे भीतर टहल रही हैं। मुझ में मेरा कुछ नहीं है, यही जो छायाएं और अनुगूंजें हैं, जो कुछ किताबों से आई हैं, कुछ गली मोहल्ले के लड़कियों से आई हैं, कुछ यूनिवर्सिटी हॉस्टल की लड़कियों से आई हैं, कुछ उन लेखिकाओं जो विदेश की लेखिकाओं पे मैंने पीएचडी की, पोस्ट वॉर ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड वॉर, उस पे मैंने पीएचडी और डीलिट उसके बाद की। तो उस सिलसिले में वो किरदार जो मिले, पहले एंड्रीन रिच और सिल्विया प्लाथ के माध्यम से, और बाद में ब्लैक फेमिनिस्ट मूवमेंट के माध्यम से मुझे जो किरदार मिले, वो सब मेरे भीतर घर बना के रहने लगे, एक अलग सा संसार बन गया। फिर यूनिवर्सिटी में जिनसे मैं पढ़ती थी या जिनको मैं पढ़ाने लगी बाद में, उनसे भी गपशप का नाता बना। तो इस तरह से एक बड़ा, समझो कि एक मोहल्ला बस गया मेरे भीतर, और सब कुछ उन्हीं के माध्यम से मेरे पास आने लगा। उनकी भाषा में चूँकि बहुत गौर से सुनने का मेरा मन करता है, कोई कुछ कहता है तो बहुत गौर से देखना, गौर से सुनना, मुझे बस इतना ही आता है। यही मेरी पूंजी है मनीषा, सच कहूँ तो, कि मेरे मन में प्रेम है और मैं प्रेम से और विनय से सुन सकती हूँ, धीरज से सुन सकती हूँ और धीरज से देख सकती हूँ, टकटकी बांध के देख सकती हूँ। तो फिर इसी से सारा कुछ मेरे भीतर एक संसार बस जाता है और भाषा में बहुत तरह की परतें आ जाती हैं। यही मैंने किया है। मैं फिर से आती हूँ आपकी शादी पे, परिवार पे। ठीक है। शादी के तुरंत बाद आपके 2 बच्चे हुए, तो आपको एक अच्छी पत्नी भी होना था, अच्छी माँ भी होना था, अच्छी बहू भी होना था, और ये सारी जिम्मेदारियाँ आसान नहीं होती, बहुत सारा बोझ होता है, और इन सब के बीच अपनी एक चाह कि मुझे लिखना भी है। तो ये सारी जिम्मेदारियों के बीच में कैसे संतुलन बनाया, और कितना सपोर्ट था परिवार की तरफ से, कितना सम्मान इस बात के लिए कि आपका लिखना ज़रूरी है और हर कोई उसको बल दे, उसके लिए और सहयोग करे। ये चूँकि डॉक्टर थे तो ब्रीदिंग स्पेस हमको मिल जाता था, क्योंकि खुद भी इनको बहुत कमिटेड, प्रतिबद्ध डॉक्टर थे। शादी हुई थी तो गांव के पीएचसी में पोस्टेड थे, तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ तो इनसे ही मिल जाती थी, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो भी बिहार में, बहुत तकलीफ़ वाले माहौल से आते थे इनके पेशेंट, और चूँकि ये डॉक्टर मन लगा के देखने वाले थे, तो हम लोग इनके मरीज़ों का भी हम लोगों का एक संयुक्त परिवार जैसा बन गया। समझो कि वही वैल्यूज़ हमने जो भी, क्योंकि तकलीफ़ का क्षण, बीमारी का क्षण एक ऐसा क्षण होता है जब आदमी बहुत उस समय चाहिए होता है कि कोई हाथ पकड़ के बैठे। तो हम लोगों ने ये कोशिश की कि वैसा माहौल घर में दे सके। ओपन हाउस वाला था,
और जॉइंट फैमिली तो ऐसे ही रहती है, और ऊपर से वो जैसा मैंने कहा कि कभी रक्त संबंध और यौन संबंध को ही घर माना गया, ऐसा नहीं है। कोई भी जो घर में आ गया वो घर का है। यही तो पूरब में ऐसा ही होता है, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, मेरे यहाँ भी होता है। तो इससे मुझे बहुत सारी कहानियाँ वहाँ से, और चूँकि ये व्यस्त रहते थे अपने ढंग से, और माँ के बच्चों के पालने में मेरी दोनों माँओं ने, खासकर मेरी माँ ने बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा। वो नहीं होती तो ना मैं PhD कर पाती, या ना ही मतलब कुछ नहीं हो पाती। माँ का बहुत ज़्यादा छुट्टी लिया लगी, खुद वो अभी रिटायर नहीं हुई थी, पापा तो कम ही उम्र में गए थे, लेकिन छुट्टी ले लेके आना, साथ रहना, और बहुत बहुत उसके बिना कहाँ होता। एक और हमारी धनवंती बुआ थी, उन्होंने भी बहुत मदद की। भारत में मल्टीपल मदरिंग, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि बायोलॉजिकल मदरहुड इम्पोर्टेंट नहीं है, जैविक मातृत्व ज़रूरी नहीं, मातृत्व तो आँख में होती है, होता है जो, और हम लोग कभी एक आंचल की छाया में पले हुए बच्चे नहीं रहे। वो जो भी आता था, कोई दूध पिला देता था, कोई गोदी घुमा देता था। तो अब जो शहरों में इस तरह का संकट है, वो उस समय का सार्वजनिक जीवन वो संकट आने नहीं देता था, है ना। तो ये इसका दुख सुख जुड़वा पैदा होते हैं। किसी चीज़ का अगर स्ट्रेन होता है तो वो एक एसेट भी हो जाता है। ठीक है कि लगातार आपके घर में लोग आ जा रहे हैं, लगातार आप खाना बना रहे हैं, तो ये एक तो स्ट्रेस तो है, काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है, और मेहमान नवाजी जैसी होती है हमारे यहाँ पूरब में, उसमें पूरा खड़ा ही रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम थकते नहीं थे, लेकिन ये भी होता था कि उन लोगों से फिर मुझे मदद भी मिल जाती थी, खासकर बच्चे बड़े करने में। माँ से तो बहुत ज़्यादा मिली, बहुत मिली। और वही कागज़ पत्तर मेरा, जो मैं इधर उधर कभी भी बस टिकट पर लिख देती थी, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हो रहे थे। मेरे लिए जीवन एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट जैसा रहा कि शुरू में बहुत 20 साल में बिल्कुल सुरक्षित रही, मतलब अलग यूटोपिया जैसा मेरा वो मतलब था, किताबों की ही दुनिया थी, एकदम ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन था, और बहुत ऐसे ही लोग मिलते थे जिनसे कोई मुझे मतलब प्यार ही मिलना था। जैसे मुझे याद है जब मैं हॉस्टल जाने के लिए स्टेशन आई, तो मुजफ्फरपुर में उन दिनों, अभी भी चलती होगी, वैशाली एक्सप्रेस, पूरा स्टेशन, पूरा मोहल्ला खड़ा था, और कुछ समझा रहे थे लोग हमको। तो उतने प्रोटेक्शन के बाद दिल्ली आना, दिल्ली के बाद पिता का छाया चला जाना, और उसके बाद थोड़े दिन, 1 साल के करीब मैं वर्किंग वुमेन्स हॉस्पिटल में भी रही, और उसके तब इनको आने में जितना ट्रांजिट का समय, फिर अचानक इस दिल्ली की दुनिया में, जो कि कभी भी सीधी चीज़ को सीधा नहीं समझती है। एक औरत के शरीर में अगर आप दिल्ली आए हैं तो अजब तरह से आपको महसूस होता है उस घरेलू माहौल के बाद अचानक सड़क पे खड़े होने का एहसास। ये बहुत मारक होता है। लेकिन ये सब अनुभव, मैंने हमेशा ये सोचा है कि बुरे जो अनुभव होते हैं ना, वो अच्छी पाठशाला हो जाते हैं। जिस समय हम बुरे अनुभव से गुजर रहे होते हैं, उस समय लगता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आँख खुलती है, रोम रोम में आँख खुल जाती है। और उस समय चैलेंज ये होता है, चुनौती ये होती है कि हम प्रतिक्रियावादी नहीं बन जाएं, हम सामने वाले की तरह हिंसक बनकर हिंसा का समाधान न करें, बल्कि हम डायलॉग, क्योंकि जनतांत्रिक होने का मतलब है कि अपनी बात कहिए, सामने वाले की बात पूरी तरह सुन के, लेकिन आपा मत खोइए, क्योंकि जहाँ आपने आपा खोया, दूसरे आदमी को आप पर हावी होने का मौका मिल जाएगा। तो बहुत धीरज से, आँख में ममता वाला वो जो धीरज होता है, वो लेके मैंने दुनिया के बहुत सारे अटपटे प्रसंगों का सामना किया। मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि हिंदी समाज और हिंदी की मुख्यधारा साहित्य की जो दुनिया है, जो मैक्सिमम टाइम कॉलेज के अलावा आपकी कर्मस्थली रही, जिन लोगों के बीच आपका
संवाद, बातचीत, व्यवहार जो आपकी किताबें पढ़ रहे थे, एक बड़े पाठक समूह के अलावा जो एक साहित्य लेखकों का समाज था, वो बहुत ही पुरुष प्रधान वाला, पेट्रियार्कल हम आज भी है, और आज से 30-40 साल पहले तो वो पेट्रियार्की, वो मिसोजिनी और ज़्यादा गहरी रही होगी। इस उम्र की 5 साल से लेकर 60 साल अभी तक की औरतों को सिर्फ से शरीर ही समझा जाता है। उनका सोचने वाला दिमाग है और महसूस करने वाला हृदय है, ये अभी भी कोई मानने को तैयार नहीं है। उसकी श्रम को गरिमा देने के लिए अभी भी कोई तैयार नहीं है। मुझे ज़्यादा उम्मीद तुम्हारी पीढ़ी की लड़कों से है, अपने स्टूडेंट्स से है, अपने बच्चों की पीढ़ी के लड़कों से। मेरे सारे संवाद उन्हीं को निवेदित हैं, अपने से जो छोटे हैं। बड़ों की ओर, बड़ों से मैं हार गई। बड़ों से मुझे लगता है कि पत्थर है, पत्थर से सर नहीं पटकना चाहिए। वहाँ मुझे बहुत कम उम्मीद नज़र आती है, बहुत कम। मैंने बहुत जीवन का समय नष्ट किया है ऐसे लोगों से संवाद करके, उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करके, जो कि बहुत क्रूर टिप्पणियाँ करते थे स्त्रियों पर। वो नहीं बदले। हमसे बड़ी जो पीढ़ी थी, उनकी दृष्टि में बहुत कम परिवर्तन आया, बहुत कम। सुन लेते हैं लेकिन फिर वही वैसा ही हो जाता है। लेकिन जो हमारी बाद की पीढ़ी है, खासकर स्टूडेंट्स की, और तुम्हारी समय से एक मतलब छोटी लड़कियां और स्टूडेंट्स और पाठक, यंग पाठक, यही मेरा संबोध्य है। और वो भी मुझे उतना ही सिखाते हैं। नए अनुभवों से मेरे बच्चे, मेरी छोटी बहनें जैसे तुम लोग हो, और नई लेखिकाएं और पाठक, उनके जीवन में तदर्थ रिश्ते और तदर्थ नौकरियों के जो अनुभव हैं, वो मुझे बहुत समृद्ध करती, क्योंकि मैं तो एकदम साधारण औरत, साधारण परिस्थिति में रही है ना। लेकिन तो मुझे तो कन्फाइनमेंट के कारण प्रत्यक्ष अनुभव, एकदम नए धरातल के जो अनुभव है, वो गपशप के माध्यम से, चूँकि मेरे मन में सुनने का धीरज था और प्रेम था, 2 ही चीज़ें थी। प्रेम था, धीरज था, और तीसरी चीज़ श्रम करने की, अकूत श्रम करने की क्षमता थी, जो हर औरत में होती है, जो हम लोग सब मल्टीटास्किंग करते हैं। 3 ही चीज़ें मैंने जीवन में हासिल की हैं, और इसी से हमारा संसार बना है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। अपने से छोटों ने ही मुझे ज़्यादातर सब सिखाया। और मुझे लगा कि जो दूसरी तरह के अनुभव हैं, वो भी कितने ज़्यादा। जैसे एक छोटी सी बात कहूँ, हमारे समय में अफेयर टूटते थे तो लोग दुश्मनों की तरह अलग हो जाते थे। मैंने नई पीढ़ी से सीखा टू पार्ट एज फ्रेंड्स। ये कितनी अच्छी बात है, कोई कटुता नहीं। और मैंने देखा संबंध टूट भी जाते हैं, लोग दोस्तों की तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। ये कितना मतलब इवोल्यूशन इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब इनकम्पैटिबिलिटी एक अजीब चीज़ है। किसी एक लंबी गाड़ी में बैठे हैं, किसी को कभी उतरना है, किसी को कभी उतरना है, किसी की कहीं मंजिल आ गई, किसी का कहीं स्टेशन आ गया। लेकिन जितनी देर रहे, पूरी इंटेंसिटी से रहे, और अलग भी हो गए तो कोई कटुता नहीं। बहुत पढ़े लिखे लड़कों के बीच, जो मेरा पढ़े लिखे तुम्हारे जैसे पत्रकारों और लेखकों के बीच जो मेरा लड़कियों के बीच अनुभव है, वो बहुत हद तक उन्होंने रोने धोने पर काबू किया है, शिकवा शिकायत पे काबू किया है, और हंसमुख एक दोस्त किस्म की, मतलब एक हंसमुख उत्सव, मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, कि हंसमुख दोस्ती का नाता बनाए रखना हर वर्ग के लोगों, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों से। एक ये बहुत मुझे लगता है कि सीखने लायक बात है। ये मेरे देखते देखते हुआ है। ओके। अब निसी दिन न बरसत नैन हमारे वाली स्थिति नहीं रहती, कि अब निराला वाली स्थिति रहती कि वो भांसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, देती थी सबको दांव बंदूक। ये ह्यूमर भी बहुत बड़ा लेवलर है। एक चटाई बिछा देता है और हम लोगों को सचमुच जनतांत्रिक बनाता है। हाँ बिल्कुल। मैं जो कि जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि मैं जो हिंदी साहित्य समाज का और हिंदी प्रदेश का, पूरे हिंदी बेल्ट का इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव,
जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है और उसमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्तर पर जो औरत की पोजीशनिंग है, जो समाज में है, वो एक चीज़ है, लेकिन जो साहित्य में, लेखन में, कला में जिस तरह से वो अभिव्यक्त हुई है, मतलब अगर हम वेस्ट से तुलना करें तो जो पूरा एक फेमिनिस्ट नरेटिव, इतिहास को रीराइट करना, अपना एक डिस्कोर्स बिल्डअप करना जिस तरह से वहाँ पे हुआ, वो हिंदी में अब मुझे मेरा ये अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन मुझे आपके अलावा और कोई ऐसा नाम याद नहीं आता हिंदी में। अंग्रेज़ी में बहुत सारे लोगों ने लिखा है और काफ़ी है, लेकिन हिंदी में जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स पे अलग से बात कर रहे हो, कला मतलब कथा साहित्य और कविता उपन्यास के अलावा, लेकिन फिर भी वो डिस्कोर्स आपको क्या लगता है कि ये ठीक से डेवलप हुआ, नहीं हुआ, कहाँ खड़े हैं हम? मतलब अभी भी पेट्रियार्की इतनी या मिसोजिनी इतनी डीप रूटेड इसलिए है ना कि वो हमारी कहानी या हमारा क्या राजनीतिक पक्ष है या इस पूरी पॉलिटिकल पोजीशनिंग में हम कहाँ कैसे खड़े और कैसे देखते चीज़ों को, उसका नरेटिव गायब है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो रीराइटिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परंपरा की एक बैटरी है, मोबाइल है, जैसे हमें रिचार्ज करनी पड़ती है अपने अनुभव के सॉकेट में लगा के। परंपरा कोई मतलब ट्रूथ, जो सत्य जो है वो रेडीमेड आउटफिट तो होता नहीं, हर आदमी को अपने नाप का सच सुनना पड़ता है। अगर हम इस तरह से कहें तो जो भी हमारे परिवेश का सत्य है, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ गैर बराबरी के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, लेकिन हमको मिलिट्री रूल भी लागू नहीं करना है, सबको एक ही तरह के परिधान में कवायद नहीं कर, तो हम लोग इक्वालिटी और डिफरेंस दोनों का थीसिस लेके चलते हैं। अगर हमें पोस्ट कॉलोनियल एंगल लेके चलना है तो जैसे अश्वेत महिलाओं के साथ हुआ, या अभी हमारे यहाँ एबोरिजिन्स का जो ऑस्ट्रेलिया में या माओरी जनजातियों का जो री राइटिंग ऑफ टेक्स्ट हो रहा है, या उनके जो आख्यान है उनकी री राइटिंग हो रही है, उस तरह के हमारी हिंदी में उपन्यासों का तो हुआ है, कुछ का तो हुआ है, लेकिन कविताओं में उस पर लोगों को लगता है कि अगर परंपरा का पुनः पाठ करेंगे, अगर हम अपनी मतलब, तो शायद ये कोई फैसिस्ट मूवमेंट से जुड़ने की बात है, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये धन रोपनी जैसा, किसान जैसे धन रोपनी करते हैं ना, कहीं का जन्माया हुआ पौधा किसी नई ज़मीन में उठा के रख देना है, तो ये एक चुनौती और ये ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि उत्तर औपनिवेशिक कोई डिस्कोर्स विकसित है, मतलब अश्वेत लेखन में क्या होता है, एलिस वॉकर क्या करती हैं, वो अपना वोमनिज्म विकसित करती हैं, परंपरा से अपनी गपशप करती हैं और वहाँ डेंट लगाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें विषय नहीं की जा सकती। तो अगर हम धर्म को भी सिर्फ फंडामेंटलिस्ट के भरोसे छोड़ देंगे तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे थेरी गाथाएं ही हैं या कुछ भी जो हमारी और भी पौराणिक कथाएं हैं, अगर हम रीराइट नहीं करते, जैसे अभी जो सीता पर मैं उपन्यास लिख रही हूँ, उसमें सीता जो है वो और राम अलग अलग खुश हैं, जैसे दो दोस्त कभी की अलग अलग नौकरी करते हुए खुश हो सकते हैं, ये जंगल देख रही हैं, वो समाज देख रहे हैं, और ये आदिवासी बच्चियों का स्कूल चलाती हैं सीता, और पर्यावरण के एक एक अवयव से जुड़ी हम मस्त हैं। अपना उस अकेलापन अभिशाप नहीं होता है अर्ज कि ये किसी भी सृजनात्मक व्यक्ति के लिए अकेलापन वरदान ही होता है अगर परिवेश में, तो सीता उसको वानप्रस्थ के बहुत खुश है वो कट इस तरह से नए ठीक है, पानी चाहिए, आप उनको हाँ बोलेंगे। सिंगल पेरेंटिंग जो सीता और शकुंतला के माध्यम से हम रीड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इको फेमिनिस्ट जो स्टैंड है प्रकृति के साथ स्त्रियों का तादाद में, वो भी सीता की कहानी में हम क्रिएट कर सकते हैं।
और फैमिली और फ्रेंड्स का जो नोशन है कि आदिवासी बच्चे जो हैं राक्षसों के, जो राक्षस मारे गए, उनके बच्चों का क्या दोष, और शिक्षा ही तो अपराधीकरण का निवारण है ना, और क्या है। तो सीता उन बच्चों का स्कूल चलाती हैं और कहती हैं राम से कि हिंसा मत करो। मुझे आदिवासी वाला वो जो पूरा बस्तर का डिस्कोर्स है उससे भी मैं थोड़ा सा प्रभावित होकर ये मैं करती थी कि शिक्षा ही उपाय है कि नहीं। तो वो मैंने तो पुनः पाठ किया मैंने ना, वो ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक ऐसा समाज है जिसके अवचेतन में कहानियाँ ऑलरेडी हैं, तो आप उससे तुरंत ही रिलेट कर सकते हैं अगर आप उसका नया वर्जन तैयार करें। तो इस तरह से वो पुनः पाठ की बहुत ज़रूरत है। और जो भी हर भाषा के पास एक पूरा नॉलेज सिस्टम, एक ज्ञानाख्यान होता है, और भाषा ऐसे ही भी भाषाएं मर रही हैं, और भाषा से जुड़ा हुआ जो ज्ञानाख्यान है उसको टू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, ये तो कोई बात नहीं है। सर्वोच्छेदन तो जो बुरा है, रूढ़ियाँ जो परंपरा की है वो हमें निश्चित ही उठा के फटकनी है, चुननी है। लेकिन जो उसमें अच्छा भी है, हर जैसे अश्वेत लेखन में किया गया या हमें मार्क्वेज ने किया, वहाँ पर तो अपनी परंपरा से संवाद करके ही तो मॉडर्निटी का देश है, आधुनिकता का डिस्कोर्स दिया गया ना। तो नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इमिटेटर्स ही तो रह जाएंगे अपने अनुभव के आलोक में, अगर अपनी मिट्टी ऐसी। इसीलिए तुमने देखा होगा फेमिनिज्म को वेव्स ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं, स्कूल्स नहीं कहते। नदी की तरह वो चलती है, नदी। और लोकल जितने डिस्कोर्सेस होते हैं उसमें जड़ी बूटियों की तरह पानी में घुलते जाते हैं उसके पानी में। तो बहनापे की नदी जो है वो इसी तरह से लोकल जड़ी बूटियों से संवाद करती है और उसको आत्मसात करती हुई बढ़ती है, यही कहती है। बहुत छोटे छोटे दो आखिरी सवाल हैं मेरे। एक तो तकरीबन 3 दशक से आप पढ़ा रही हैं जी, युवाओं के बीच में, बहुत कितनी सारी पीढ़ियां आपकी आंखों के सामने निकली और अब उन सबसे को बहुत करीब से जानने का आपको मौका मिला। तो एज ए टीचर आपका एक्सपीरियंस का कुछ सार क्या है, या व्हाट वाज दैट वर्ल्ड, उसके बारे में अगर थोड़ा सा कुछ। क्योंकि हम लोगों ने कभी छड़ी का सहारा नहीं लिया तो, और डांट का सहारा नहीं लिया। हमारी पीढ़ी में हमेशा ही ये पता हमें रहा कि अगर हम बातचीत कर सकेंगे, हमारे कॉलेज में जैसे छात्र आते हैं वो तरह तरह की पृष्ठभूमियों से आते हैं, और उनको अंग्रेज़ी पढ़ाना बिना उनकी निजी ज़िंदगी की समस्याएं समझे हुए अंग्रेज़ी पढ़ाना इतना आसान नहीं रहा है। तो मैं तो दोस्ती का नाता कायम रखती हूँ, और वो भी हृदय खोल के। जैसे एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बच्चा था, वो रह रह के घड़ी देखता था क्लास में। तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि क्या मुझ में दिक्कत हो रही है, किसका मन नहीं लग रहा है, मैं क्या तो मैं क्लास में तो उसको नहीं टोका, लेकिन बाहर जाके कहा कि क्या बात है, मन नहीं लग रहा था, लेक्चर में कुछ दिक्कत थी। तो कहने लगे कि नहीं, लेक्चर तो अच्छा लग रहा था, ये घड़ी है, हमको बाबूजी ने खरीदी है, हमको बहुत दिन से मन था, बोलते थे कि मैट्रिक घर जाओगे ना तो खरीदेंगे। तो खुश होके देख रहा था घड़ी, उसको इतनी बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही एक पूरी हमारी स्टूडेंट थी जो रात में कॉल गर्ल का काम करती थी, मुझे लगता था कॉल सेंटर में काम करती है, लेकिन तो वो अपनी माँ का इलाज करा रही थी और कॉल गर्ल के लिए एक्स्ट्रा, तो उन लोगों से वो उबासी लेती रहती थी। तो मैंने उसको कभी भी वहाँ नहीं टाका, लेकिन बाद में मैं उससे गपशप करने लगी तो पता चला अभी वो मिडिल ईस्ट के किस स्कूल में ग्रामर पढ़ाती है, छोड़ चुकी है ये सब, क्योंकि उसको लगा था कि हाँ, बिना प्रेम के अगर कोई छूता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, प्रेम के बिना देह का स्पर्श बहुत तकलीफ। ये मुझे उसके अनुभव से पता चला कि अनादर होता है अगर स्पर्श जैसी चीज़ में, तो बहुत अजीब लगता है। ये उसने मुझे अपने बहुत सारे अनुभव से, तो मुझे लगा कि जनतांत्रिक अगर हम पद्धतियों से लोगों का हृदय संवाद करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। साहित्य यही सिखाता है, जज करना नहीं सिखाता, किसी की परिस्थितियाँ और मनस्थितियों में वो
डिकंस्ट्रक्ट करना उनको सिखाता है, और ममता की आँख से। तो वही कर रही हूँ मैं स्कूल में भी। मेरा एक आखिरी सवाल है। मैं हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि उससे हम बातचीत की शुरुआत करते, क्योंकि वो बहुत कंटेम्प्रेरी अभी चल रहा है। आपको अवार्ड मिलने के बाद से जिस तरह का बहुत तरह तरह की आवाज़ें हमें सुनने को मिली, तरह तरह के विरोध, तरह तरह के क्रिटिसिज्म और बहुत सारा वो सब कुछ, मैं कतई उसमें नहीं जाऊंगी कि वो क्या क्या क्रिटिसिज्म है और उसका आपका जवाब क्या है। मुझे जवाब नहीं जानना है, वो हम जानते हैं और हम उस सिस्टरहुड से जानते हैं उस बात को कि वो क्या है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई भी स्त्री जब अपनी आवाज़, अपना व्यक्तित्व, अपना काम, अपनी क्रिएटिविटी हासिल करती है और इस पूरे मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में अपनी जगह बनाती है, अंगद के पाँव की तरह एकदम से जमा के बैठ जाती है, और जब वो लोग उसको हिला नहीं पाते, तो इस तरह के बहुत सारे विरोध वगैरह होते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप नए बच्चों को, नई लड़कियों को, युवाओं को, वो जो इस दुनिया का हिस्सा अभी बन रहे हैं या आगे बनेंगे, ये सब कुछ उनके साथ भी होगा, ऐसे अनुभव, इस पूरे संसार में वो खुद को कहाँ कैसे पोजीशन करें, कैसे देखें और कैसे काउंटर करें, उसका मैकेनिज्म, उसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए? अपने अनुभव से भी आप बता सकती हैं कि आपने कैसे उन सब चीज़ों का सामना किया। देखो, हमें ये बात तो सच है कि पुरस्कार संयोग शासित होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मिलने चाहिए थे पुरस्कार, मगर नहीं मिले। लेकिन पाने वाला उसका क्या कर सकता? अगर उसने तिकड़म नहीं की है तो वो क्या करे? अब सवाल है कि उस आदमी को अपनी निगाह में गिरने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे रात की नींद हराम होती है। तो मैं तो आई वॉन्ट टू ट्रैवल लाइट, तो मैं घनचक्कर वाले काम तो नहीं करती। और बाकी जो है वो मैं अपने को तिरस्कार और पुरस्कार मेरे लिए एक ही सिक्के के दो पहलू। अपने मन को मैंने इस मुकाम पे खड़ा किया है कि श्रम करते जाना और मस्त रहना है, जब हमने किसी को तंग नहीं किया। और ये बात भी मैं समझती हूँ कि जितना प्रेम और सम्मान हर व्यक्ति को समाज में मिलना चाहिए, जिसका वो अधिकारी है, वो ये समाज नहीं देता। इसलिए लोगों के मन में एक कांटा चुभा होता है, क्योंकि हम न्याय वाली व्यवस्था में नहीं रह रहे, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशिष्ट है, लेकिन संयोग से हर बीज चटक नहीं पाता। तो उसकी अगर कोई रंजिश है तो वो समझनी चाहिए सहानुभूति से। अगर कोई कांटा गड़ा रहा है तो सबसे ये भी बात तय है कि उसके मन में भी कांटा गड़ा हुआ है, तो आप आराम से धीरज से वो कांटा निकालने की कोशिश करिए, यही आप कर सकते हैं, है ना? आप अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस श्रम करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। और दूसरी बात कि अपने दुख से निजात पाने का एक ही उपाय है, किसी का दुख दूर करने में लग जाइए। मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है। ये मुझे थोड़ी देर के लिए तो तकलीफ़ अब नहीं हो, अब तो उम्र हुई ना, अब कितनी तकलीफ़ होगी। तो अब मुझे समझ में शुरू में तो होती थी, लगता था ये अचरज होता था कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं यहाँ क्यों हूँ, सहज छल से घरा शमशेर की लाइन, समझ ही में नहीं आता कि ये ट्रिवियलाइजेशन क्यों, मैंने क्या किया है किसी का। तो उस समय तकलीफ़ तो बहुत होती थी, घुटन भी होती थी, लेकिन अब मैंने समझा है कि सामने वाले को, ये समाज भी है, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उन सबके साथ न्याय नहीं होता, तो कभी कभी लगता है कि कुछ तिकड़म ही हुआ होगा। ये दृष्टि की सीमा है, तिकड़म करके आगे बढ़ने वाली पढ़ी लिखी स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता है कि पढ़ने लिखने से एक ही चीज़ होती है, ये आदमी को समझ में आ जाता है कि शॉर्ट टर्म खुश नहीं होना चाहिए, आप अपनी आँख में मस्त रहना चाहिए। तो पढ़ी लिखी बेचारी, अब जिन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला उनको भी विजडम क्वोशिएंट उनका हाई हो सकता है, लेकिन पढ़ने लिखने से इतने किताबें देख के आदमी इतना तो समझ सकता है कि टुच्चापन जो है वो कहीं काम नहीं आएगा, सिर्फ श्रम की गरिमा काम आएगी और प्रेम काम आएगा। क्योंकि प्रेम को इस हिंसा पीड़ित समाज में प्रेम और माधुर्य की बहुत ज़रूरी, स्त्री दृष्टि पुरुष मात्र में विकसित हो, न पुरुष अति पुरुष बने, न स्त्रियां
अति स्त्रियाँ बने। ये सम्यक दृष्टि बुद्ध इसीलिए मुझे पसंद है, और ये पूरी थेरी गाथाएं जो मैंने मॉडर्न स्त्रियों, तुम्हारे जैसी स्त्रियों के को भी थेरियाँ ही कहा है, क्योंकि वो थेरियाँ हैं। वो मुक्ति जो हिंदी का शब्द है उसका एक अर्थ सैल्वेशन है तो दूसरा अर्थ लिबरेशन भी है, पूर्वग्रहों से मुक्ति, है ना। तो पूर्वग्रह एक तरह का मोतियाबिंद है मुझे लगता है, और उसकी फीको सर्जरी कर रहा है श्री विमर्श। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत रही। लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कविताएं सुनाएं इस किताब से। एक जो तुमने छात्रों वाली बात की थी वो वाली कविता सुना सकती हूँ, नहीं तो आम्रपाली सुनाओ, कौन सी सुनाओ? जो आपको सबसे ज्यादा पसंद, आप अपनी मर्जी से चुनिए। छोटी कविता सुनाती हूँ, बहुत देर भी हो गई। नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी, नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी। धरती का 3 भाग नमकीन पानी है और आदमी का दिल नमक का पहाड़। कमज़ोर है दिल नमक का, कितनी जल्दी पसीज जाता है, गड़ जाता है शर्म से जब फेंकी जाती हैं थालियाँ दाल में नमक कम या ज़रा तेज़ होने पर। वो जो खड़े हैं ना सरकारी दफ्तर, शाही नमकदान है, बड़ी नफासत से छिड़क देते हैं हरदम हमारे जले पर नमक। जिनके चेहरे पर नमक है पूछिए उन औरतों से, कितना भारी पड़ता है उनको उनके चेहरे का नमक। जिन्हें नमक की कीमत करनी होती है अदा, उन नमक हलालों से रंज रखता है महासागर। दुनिया में होने न दी उन्होंने क्रांतियाँ, रहम खा गए दुश्मनों पर। गांधी जी जानते थे नमक की कीमत, और अमरूदों वाली मुनिया भी। दुनिया में कुछ और रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है कि जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए इतनी दूर से, और आपके ब्रिलियंस की मैं कद्र करती हूँ। थैंक यू। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।